बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक दहाई से जायद का अरसा गुजर जाने के बाद जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने सरजमीन पाकिस्तान पर कदम रख दिया है। क्वांटन डिकॉक की क़यादत में जनूबी अफ्रीका के 27 रुकनी टीम में 11 ऑफिशल्स के साथ ये टीम हफ्ते को कराची पहुंची। सख्त सिक्योरिटी में टीम को एयरपोर्ट से मुकामी होटल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका की टीम के कोविड-19 टेस्ट हुए और होटल से मुत्तसिल कराची जिमखाना के ग्राउंड पर इस टीम ने बाकायदा प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। दूसरी जानिब नए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान के 20 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले क्रिकेटर्स को तरजीह दी गई और दौरा न्यूजीलैंड में शरीक टीम के बहुत सारे खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप कर दिया गया नाक़िस कारकर्दगी पर। आज के इस प्रोग्राम में होगी इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे सिकंदर आपको, और एक अच्छी शुरुआत साल 2021 की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और होम ग्राउंड पर 2007 के बाद पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से खेलने के लिए जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी, श्रीलंका एंड बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच खेलकर पाकिस्तान गुज़िश्ता साल ही कर चुका है। अब जनूबी अफ्रीका जैसी टीम के आने के बाद आप क्या कहेंगे? आप कहते थे कि अगर जनूबी अफ्रीका आए, ऑस्ट्रेलिया आए, इंग्लैंड आए, तो बहरहाल पहला कदम उठ गया। नहीं, बिल्कुल मैं फुल मार्क्स दूंगा उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उन्होंने जो भी किया, जिस तरह भी किया, बहुत अच्छा। उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को लेके आए, उसके बाद दूसरी टीमें आ रही हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, हम सब क्रिकेट फैंस के लिए, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं अपने दोस्त के साथ नेशनल स्टेडियम को, जो ब्रिज है कासिम उमर का जो नाम है उसका, जैसे हम ऊपर चढ़े तो मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, उसकी फैमिली भी साथ थी, कि यार देखो स्टेडियम में कहीं ऐसा ना हो जाए। या मैं 10-12 साल जब वो इंसिडेंट के फ़ौरन बाद जब बैन हो गई थी क्रिकेट इस वक्त, तो उसने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग, हम अपने बच्चों को बताएं कि यार ये नेशनल स्टेडियम होता था, यहाँ मैच होते थे, दुनिया की टीमें आती थी, ऐसा ना हो। वो लेकर अब एक बड़ा लंबा सफ़र हमने तय किया, और फुल मार्क्स मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने इतना अच्छा काम करके टीमों को लेकर आए और टीमों को भी लेकर आए। और मुझे 200% उम्मीद है और यकीन है अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, रेंजर्स और जो भी हमारी एजेंसीज उनको सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, कि हम आराम और इत्मीनान के साथ इस किस्म के सारे टूर्स को हैंडल करेंगे। चलें जनाब, दैट्स वंडरफुल। सिकंदर बख्त साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन अब चलते हैं हम जनाब कराची जिमखाना के बाहर, जहां मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान, जो जनूबी अफ्रीका की टीम की सरगर्मियों की कवरेज कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम को कराची में किस तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं और उनका क़याम कहाँ है, और कराची जिमखाना जहाँ जनूबी अफ्रीका की टीम प्रैक्टिस में मसरूफ़ है, इसी ग्राउंड पर उन्हें प्रैक्टिस कराने की तरजीह क्यों दी गई, ये सब जानते हैं अतीकुर रहमान से। अतीक, जनूबी अफ्रीका की टीम, ज़रा ये बताइए कराची जिमखाना के बारे में भी कि हमारे नाजरीन को, कि यहाँ कितने मुकाबले हुए हैं, क्या तारीख़ है इस जिमखाना की, और जनूबी अफ्रीका की टीम किस अंदाज में प्रैक्टिस कर रही है, किस तरह उनके खिलाड़ी इन सहूलियात से जो हैं वो मुतमईन है? जी या एक अच्छी बात यह है कि तवील दुरानिया की क्रिकेट का आगाज़ यानी टेस्ट क्रिकेट फिर से पाकिस्तान में शुरू होने वाली है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद अब जनूबी अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान में डेरे डाल लिए हैं। 14 साल बाद यानी 2007 में जनूबी अफ्रीका की टीम आई थी, और अब फिर पाकिस्तान में जनूबी अफ्रीका की टीम मौजूद है। जनूबी अफ्रीका टीम का पहला कोविड टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया। तमाम स्क्वाड इस वक्त टीम होटल के बिल्कुल चंद कदम के फासले पर कराची जिमखाना में जो है वो अपनी ट्रेनिंग करती है। सुबह के 3 घंटे का सेशन होता है, और अगर मैं बताऊं तो ये चंद कदम के फासले पर पाकिस्तान का टीम होटल है। जनूबी अफ्रीका की टीम का टीम होटल है, पाकिस्तान टीम होटल भी यही है। 22 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका की टीम इसी मकाम पर जो है क़याम करेगी और कराची जिमखाना में ही प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। कराची जिमखाना भी जो है एक तारीख़ी ग्राउंड है या जैसे आपको तो मालूम होगा, लेकिन हम अपने नाज़रीन को बताते चलें। 1958 में एमसीसी की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यहाँ एमसीसी को शिकस्त दी थी, और जिसकी वजह से इसी ग्राउंड में कामयाबी की वजह से पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस का दर्जा मिला था। इसके अलावा यहाँ पे 70 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस हो चुके हैं, वुमेंस एशिया कप के मैचेस हो चुके हैं। गैर मुल्की टीमें जब यहाँ पर आती थी तो साइड मैचेस होते थे, और एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या यहाँ पर
सिकंदर बख्त के साथ हुआ था जब उन्होंने सिंध 11 की नुमाइंदगी की थी। और इंग्लिश टीम 1978 की ये बात है, इंग्लिश टीम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस मैच खेल रही थी। सिकंदर बख्त सिंध 11 की टीम में शामिल थे और सिकंदर बख्त ने उस वक्त एक ऐसी बॉलिंग कराई जो इंग्लिश टीम के कप्तान थे माइक बैरली, उनका हाथ तोड़ दिया था। और वो इंग्लिश टीम के कप्तान इस बुरी तरीके से अनफिट हुए थे कि उनको वतन वापस जाना पड़ गया था और जेफरी बायकाट को फिर जो है इंग्लिश टीम ने कप्तान बनाया था। तो बड़ा हिस्टोरिक ग्राउंड है ये और इसी वजह से इस ग्राउंड को करीब रखा गया है कि टीम होटल के भी करीब है और यहाँ स्पेशल जो है 4 विकेटें भी तैयार की गई हैं इंटरनेशनल लेवल की। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान। और आपने क्रिकेट के सिकंदर बख्त साहब की बात की जिन्होंने फिरोज शाह कोटला में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1978-79 में 8 खिलाड़ियों को आउट किया था। आप उनकी बात कर रहे थे कि उनकी एक तेज़ गेंद ने माइक ब्रेली का जो है वो हाथ तोड़ दिया था। तो सिकंदर बख्त साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। सिकंदर बख्त साहब कुछ माजी के झरोकों में आपको लेकर जाते हैं, कैसा लग रहा था जब हम ये तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहे थे? ये तो शारजा की तस्वीर थी जो आपने इंडिया के खिलाफ वेटरन्स क्रिकेट में विकेट हासिल की थी, लेकिन जो अतीक ने आपकी माजी की याद ताज़ा कर दी। बिल्कुल, उस ज़माने में जनाब वो सोशल मीडिया नहीं था, आप लोग नहीं थे, वरना ज़रूर आके पूछते कि आपने आज क्या खाया, आज कौन सा आपने पराठा खाया, क्या खाया। तो खैर एनीवे टाइम गुजर जाता है और पीछे यादें रह जाती हैं। इट्स बहुत अच्छी कुछ यादें होती हैं, कुछ तल्ख होती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि तल्ख यादों को एक तरफ रख दें, अच्छी यादों के साथ हंसी खुशी आगे का सफ़र तय करें। तो वो जो आपने माइक ब्रेली का हाथ तोड़ा था वो नॉर्मल टर्फ थी या मैट विकेट थी? नहीं, जिमखाना की पिच थी, वो गेंद एकदम से पॉप अप कर गया, वो ऐसे खेल रहा था, यहाँ आके लगी तो फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैच खेले, जीत भी गए हम। असम सुंजानी हमारे बड़े अच्छे, बहुत ही बड़े मोहसिन हैं, कमिश्नर भी रह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं सिंध के, वो कप्तानी कर रहे थे, उन्हें बहुत शौक़ था क्रिकेट का और हम मैच जीत भी गए। मोहसिन भी था उस मैच में। बहुत सारे इंटरनेशनल हमारे टेस्ट क्रिकेटर जो उस वक्त तक टेस्ट नहीं खेले थे वो उसमें थे। फिर रात को जो 9 बजे का खबरनामा होता था ना उस ज़माने में PTV पे, उसमें मुझे पता चला कि जो हेडिंग ये थी कि जी सिकंदर बख्त की गेंद पे उनका हाथ टूट गया और अब वो वापस चले गए और जेफ बायकाट जो है वो कप्तान बन गए। बल्कि एक मैच में जेफ बायकाट और मैं कमेंट्री बॉक्स में थे, तो उन्होंने मुझे देखकर पूरा किस्सा किया और बताया कि वो एक ही वाहिद मैच था पाकिस्तान का जिसमें मैं कप्तान बना, उसके बाद मुझे कभी इंग्लैंड ने कप्तान नहीं बनाया। तो और आप वो भी आपकी मरून मिन्नत थे। वो यही कह रहा था कि वो आपके वजह से। ठीक है, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। कुछ जनूबी अफ्रीका के दौरे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। 13 साल से ज़ायद अरसे के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच 26 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। मजमूई तौर पर नेशनल स्टेडियम कराची में 42 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं और यहाँ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को यहाँ सिर्फ 2 टेस्ट मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका से नेशनल स्टेडियम कराची में सिर्फ 1 टेस्ट मैच 2007 में खेला है, जहां पाकिस्तान को 160 रन के भारी मार्जिन से नाकामी का सामना करना पड़ा था। अब ये नेशनल स्टेडियम फिर जनूबी अफ्रीका की मेज़बानी करने के लिए तैयार है, जिसके लिए ग्राउंड और स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। ग्राउंड की घास काटी जा रही है, पिच पर रूलर चलाकर उसे बेहतर किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से शायकीन क्रिकेट जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज़ स्टेडियम जाकर देखने से महरूम रहेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ICC टेस्ट चैंपियनशिप पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कुछ बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक साहब की कर लेते हैं। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ कौमी टेस्ट टीम के ऐलान पर ऐसा लगता है कि उनका कहना यह है कि सबको खुश किया गया है, टीम का इंतखाब उनकी समझ से बिल्कुल बालातर है। 36 साल के ताबिश खान की बढ़ती हुई उम्र का ख्याल नहीं किया गया। हारिस रऊफ़ और अब्दुल्ला शफीक के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ज़्यादा तजुर्बा नहीं, फिर भी उन्हें टीम में मुंतखब कर लिया गया। ये राय है इंज़मामुल हक साहब की। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह किसी को खुश करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि जी लोग थोड़े से ज़रा खुश हो जाएंगे कि जी जिन नाम पे, क्योंकि सिलेक्शन में हमेशा सिलेक्शन जो होती है ना एक विजन का नाम है, क्योंकि जी आपने अगले 2 साल में कहाँ जाना है। ये नहीं है कि जी आप है ना इस मैच की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, किसी की आपका कोई विजन होता है, उस विजन के हिसाब से आप है ना सिलेक्शन करते हैं।
जो मुझे सिलेक्शन में कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ताबिश खान 36 साल का है, 36 से 37 साल का, आपने उसको सिलेक्ट किया है। फास्ट बॉलर अगर कोई बैट्समैन भी अगर कोई हो ना 36-37 साल का, तो आप उसको भी नहीं सिलेक्ट करते, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है। और हारिस रऊफ को आपने टीम में रखा है। अगर आप एक तरफ आपने परफॉर्मेंस देखी थी कि जी परफॉर्मेंस वाले लड़कों को लेके आए आप, हारिस रऊफ ने तो 4 डे मैचेस में 3 मैच खेले हैं, 4 डे 7 उसकी विकेटें हैं, तो आपने उसको टेस्ट मैच के स्क्वाड में अनाउंस कर दिया। अगर आपने अनाउंस करना था उसको, कोई फर्स्ट क्लास तो पहले मैच खिलाओ, या सीधे डायरेक्ट टेस्ट मैच खिलाना है। और अब्दुल्ला शफीक को आपने रख लिया, एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है। अब पाकिस्तान की सिलेक्शन का म्यार ये रह गया कि आप एक मैच पे 3 मैचों पे 37 साल के आदमी को आप उनको सिलेक्ट करेंगे इस टीम में। ये थे इंज़मामुल हक। और दूसरी जानिब साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा ने सिलेक्शन पैनल पर ही सवालात उठा दिए। उनका कहना है कि सबसे पहले सिलेक्शन पैनल का दुरुस्त इंतखाब बहुत ज़रूरी है, लेकिन रमीज़ राजा ने अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल करने का फैसले को दुरुस्त करार दिया है। इंपॉर्टेंट है कि आप वैसे इंडिविजुअल्स को अनाउंस करें, उन इंडिविजुअल्स को जिनके पास टैलेंट को परखने की आंख हो, आई फॉर टैलेंट। इसलिए कि अगर ये उनके पास उसकी सलाहियत नहीं है तो बार बार गलत सिलेक्शन होगी और बार बार आपके सिस्टम को ठेस लगेगी और आप आगे जाने के बजाय पीछे जाते रहेंगे। ये जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है, 1-2 मैं बयान पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास में रन्स किए हैं, विकेट्स लिए हैं, हम उनको बैक करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट के को हम बैक करेंगे जिन्होंने इसमें परफॉर्मेंस दिखाई है। बहुत अच्छी बात है। काश स्टैंडर्ड भी हमारी फर्स्ट क्लास का इतना अच्छा हो कि स्टेटिस्टिकल डेटा के थ्रू आप सिलेक्शन करते रहें, जिसने फर्स्ट क्लास में स्कोर किया है, विकेट्स लिए हैं, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बाकी कोई मसला मसाइल नहीं होगा। मगर पाकिस्तान का डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड अनफॉर्चुनेटली उस पाए का नहीं। ये इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन कमेटी के लिए कि बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिकल डेटा की तरफ ध्यान ना दे, बल्कि जैसे अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट किया है उस तरह का क्राइटेरिया रखे कि सबसे पहले देखें कि टैलेंट है। पहले इंज़मामुल हक और उसके बाद रमीज़ हसन राजा, 2 पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, दोनों की राय एक दूसरे से अलग। सिकंदर बख्श साहब, आपके साथी, आपके फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स, इंज़मामुल हक ने तो आउटराइटली जो है वो ताबिश खान की सिलेक्शन पर उंगली उठा दी, बट रमीज़ राजा ने कुछ मिले जुले अंदाज में बात की है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी है तो फिर आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना होगा, थोड़ा आपको हौसला भी रखना होगा। नहीं, देखो, उन्होंने कहा है कि रमीज़ की पहले मैं बात कर लूँ, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड भी बढ़ाना चाहिए। हमारे पास जो वसाइल थे उसके हिसाब से तो हमने इस नए स्ट्रक्चर में 2 सालों के अंदर हमने 2000 की जगह 300 लड़के खेल रहे हैं। ये तो स्ट्रक्चर की हमने मतलब मिट्टी पलीत कर दी है। और इसी स्ट्रक्चर से ये जितने भी बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग वसीम अकरम, वकार जुनून, मियादाद, इंज़मामुल हक, एवरीबडी केम फ्रॉम दैट सिस्टम। तो यू कैन नॉट से कि ये सिस्टम जो है ख़राब है। हमें पता है कि पिचेस अच्छी नहीं होंगी, अंपायर्स, ये तो स्ट्रक्चर की मैंने बात की। रमीज़ ने बिल्कुल सही बोला कि हमें इस तरह मिला जुला चलना चाहिए। अब मैं आता हूँ जनाब इंज़माम साहब पे। इंज़माम साहब माशाल्लाह से हमसे अच्छे मुसलमान हैं, बड़े हैं। उन्होंने दिल से पूछें कि उन्होंने क्या समी असलम को, अपने भतीजे को खिलाने के लिए समी असलम का कैरियर ख़राब नहीं किया? क्या आप उसका गवाह दे सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि शान मसूद को सिर्फ 400 रन के ऊपर 416 रन है जिस साल वो खेला है? आप उठा के देख लें अगर आप देखना चाहते हैं। 416 में बहुत शोर करता था। और कितने फर्स्ट क्लास मैच खिलाए थे आपने उनको? कुछ भी नहीं, मतलब है कि 416 रन पे आपने उसको पाकिस्तान का ओपनर बना दिया। और समी असलम जो वहाँ से न्यूजीलैंड से 2-2 50 करके आया था, ऑस्ट्रेलिया में रन करके आया, तो उसको आपने निकाल बाहर किया, वो पाकिस्तान ही छोड़ के चला गया। और आपने अपने भतीजे को ओपनर बनाने के लिए जो किया वो आपके सामने, हम नहीं बताना चाहते। अब आ जाएँ कि हारिस रऊफ, बिल्कुल हारिस रऊफ ने बिल्कुल 3 मैच खेले, मगर आपको तौसीफ अहमद का मिसाल आपके सामने, वो तो बगैर एक फर्स्ट क्लास मैच खेले बगैर वो टेस्ट खेल गया था। वसीम अकरम की आपके सामने मिसाल कायम है। आपको वकार यूनुस की वक्त है, कई दफ़ा फास्ट बॉलर्स को पहले खिला दिया जाता है।
वकार यूनुस तो हमारे ही बैंक से निकले थे, जमामुल हक भी उसी हमारे साथ बैंक में थे। तो हारिस रऊफ को उन्होंने इसलिए रखा है कि हमारे पास अब तक कोई टैलेंट नज़र नहीं आ रहा। हसनैन को आपने 2 दिन की खिला के 4 ओवर करवा के उसको सत्यानाश मारा हुआ है। आपने मूसा को खिला के पता नहीं उस बेचारे को कहाँ कर दिया। शिनवारी किधर गए हमें नहीं पता, जुनेद खान किधर गए हमें नहीं पता। तो हमारे पास मजबूरन अब हारिस रऊफ है। वो तेज़ ज़रूर है, मगर ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि उसने कम क्रिकेट खेली है, उसको खेलना है और उसको रखने का मकसद भी वही है। अब आते हैं अब्दुल्ला शफ़ी पे। यहाँ पे मुझे वाकई वो क्वेश्चन मार्क है। मैंने उनको कभी खेलते नहीं देखा। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि बेचारा 4 गेंदों के बाद T20 में 3 या 4 गेंदें खेली और उसको हम देख ही नहीं, एक बल्ले से उसने सीधा गेंद नहीं खेला। तो हमें पता नहीं, मगर रमीज़ राजा ने मुझे लगता है उसको देखा हुआ है। वो कह रहे हैं अपनी क्रिकेट एक्सपीरियंस से कि वो उन्होंने सही किया। ताबिश खान, अरे भाई जमामुल हक साहब, आपको खिला देना चाहिए था उनको। आपने क्यों नहीं खिलाया? आज से 5 साल पहले जब आप सेलेक्टर थे, आपको सिर्फ इमामुल हक के अलावा कोई नज़र आ रहा था? आपने उसको उस वक्त क्यों नहीं खिलाया? आपने उस वक्त फवाद आलम को क्यों नहीं खिलाया? क्यों नहीं खिलाया आपने? जवाब देंगे आप ईमानदारी से? आप मुझसे अच्छे मुसलमान हैं, बहुत अच्छे बातें करते हैं, हम आपकी बातें सुनते रहते हैं, मगर आप अपने दिल से तो पूछिए कि आपने इंसाफ किया था। प्रोग्राम में चूंकि वक्त हमारे पास कम है, जाते जाते सिकंदर बख्श साहब टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की बात कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा खबरों में है। लेकिन उनके बारे में चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब का कहना यह है कि जनाब वो तो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे पाकिस्तान के लिए, तो उनके सिलेक्शन पर मैं क्या बात करूँ। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पैगाम छोड़ा है वेरी इंटरेस्टिंग, और आमिर ये कह रहा है, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट येस आई विल बी अवेलेबल फॉर पाकिस्तान ओनली वंस दिस मैनेजमेंट लीव्स, सो प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ जस्ट टू सेल योर स्टोरी। अमेजिंग। क्या कह सकता हूँ। अभी हमने एक लांस नाइक साहब, जिनके शहीद के बेटे जो है अब पाकिस्तान के लिए। अब एक तरफ हम शहीदों की बात करते हैं जो मुल्क पे अपनी जान का कुर्बान कर रहे हैं, खून बहा देते हैं अपने, टांगें उनकी मैंने देखा है बेचारों की कटी हुई, हाथ कटे हुए, मैंने ऐसे फौजियों को देखा है। और एक तरफ एक शख्स ने मुल्क को बेचा, पैसे बनाए और फिर उसके बाद जेल चले गए, और अभी भी आप आके हम पे रोब जमा रहे हैं हमारी क्रिकेट के ऊपर। मेरे ये बात समझ नहीं आ रही है, तो लोग बात करें। कुछ दिन पहले यासिर अरफात मेरे प्रोग्राम में आए थे, उनका कहना ये था कि बिल्कुल खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऐसा बोर्ड की सतह पर होता रहा है। लेकिन उनका कहना ये था, ये जो कंडीशन के साथ आमिर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आता है। नहीं, ब्लैकमेलिंग के अलावा मुझे ये बताइए, ये तो अगर कोई विराट कोहली करे, ठीक है ना, इतने रन्स करने वाला, वो बाबर बेचारा जो नंबर 1 खिलाड़ी है पाकिस्तान का, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं कि उसको मतलब मालिश हो रही है उसकी कि भाई तू खड़े हो जा, खेल, राइट। वो नहीं कह रहा कि जो मुझे PSL का कप्तान बना। असूलन ये बात PSL में बाबर आजम को करनी चाहिए, मगर वो बेचारा मासूम सा बच्चा है, उसको खड़े, मतलब इतना भी मासूम नहीं है, उसके वाक़यात भी आ गए, मतलब वो इतना मासूम है क्रिकेट के मामले में, उसको कहना चाहिए था यार मैं आई लाइक टू लीड द टीम, कराची नहीं तो मैं किसी और की तरफ से खेलूंगा, ये उसको कहना चाहिए था, मैं कप्तानी करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मगर वो बेचारा इतना मासूम छोटा है, चलो यार जहाँ भी है मैं खेल लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के साथ मुकाबले के लिए तैयार है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर मुंतखब तो हो गए हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान टीम का बोझ उठा सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या मुस्तकिल मिजाजी का सिलेक्शन में मोहम्मद वसीम मुजाहरा कर सकेंगे? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में एक उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी को मौका देने वाले मोहम्मद वसीम इसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर पर निगाह रखेंगे, या फिर वो अपने मामलात में मसलिहत का शिकार हो जाएंगे? इस वक्त ये सवाल ज़बान ज़द आम है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।